नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में साइंस के उन सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2022 में पूछे गए हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस एक ही शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है 60 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए दोस्तों, मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं जो कितनी मात्रा दे रखी है हीलियम की 60 ग्राम दे रही है, इसको हम एम से लिखेंगे। एम की वैल्यू कितनी है, 60 ग्राम है, ठीक है। और हीलियम का जो मोलर द्रव्यमान है वो कितना होता है, हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। तो इसका मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो मोलों की संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, मोलों की संख्या हो जाएगी, हीलियम की कितनी मात्रा दे रखी है 60 और मोलर द्रव्यमान 4 यानी कि 15। तो मोल कितने हो जाएंगे दोस्तों, इसमें 15 मोल हो जाएंगे। आइए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। निम्न धातुओं को अभिक्रियाशीलता के अनुसार अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में व्यवस्थित करना है धातुओं को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज हम देख सकते हैं। यहाँ पे जो सक्रियता श्रेणी है, सबसे पहले नंबर में पोटेशियम आता है, उसके बाद सोडियम आता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सबसे लास्ट में क्या आता है, गोल्ड आता है, ठीक है। तो आप इस हिसाब से देख सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर में क्या आएगा, पोटेशियम आएगा, फिर सोडियम आएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा जिंक, उसके बाद कॉपर, उसके बाद मरकरी, और उसके बाद क्या आ जाएगा, एजी यानी कि चांदी आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, जो पोटेशियम होता है सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है, इसलिए सबसे पहले सक्रियता श्रेणी में पहले नंबर में यही रहता है, ठीक है। और जो जिंक होता है दोस्तों, ये भी क्या होता है, कॉपर से क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए कोई भी जो अभिक्रिया होती है उसमें क्या होता है, जिंक कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, लेकिन कॉपर जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव वृक्क में वृक्काणु जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन की नलिका भाग द्वारा आरंभिक निस्यंदन, निस्यंदन का मतलब क्या होता है, फिल्ट्रेशन से इनमें से किन पदार्थों का चयनात्मक पुनः अवशोषण किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, यानी कि इसमें देखिए मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है कि जो ये धमनी, जो ये किडनी होती है ना, उसमें क्या होता है, किडनी के द्वारा क्या होता है, फिल्ट्रेशन, जो भी मतलब ब्लड वगैरह होता है उसको मतलब फिल्टर किया जाता है। उसके बाद जो जो फिल्ट्रेशन होता है, जो फिल्टर वाला भाग होता है, कहाँ पे आ जाता है, वोमन संपुट के द्वारा, इन कोशिका गुच्छा के द्वारा यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। यहाँ के आने के बाद दोस्तों क्या होता है, यहाँ के आने के बाद जो ये इसमें कौन कौन से जो पदार्थ होते हैं, ग्लूकोज होता है, जल जल होता है, और अमीनो अम्ल होता है, ठीक है। इनको क्या होता है दोस्तों, पुनः वापस क्या होता है दोस्तों, भेज दिया जाता है। यानी कि जो ग्लूकोज होता है, जल अणु होते हैं, जल लवण होता है, और अमीनो अम्ल होता है, इनको क्या होता है दोस्तों, पुनः अवशोषण किया जाता है, क्योंकि बॉडी के लिए क्या होते हैं, काफी ज्यादा जरूरी होते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित कुंडली की गति के कारण उसमें प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए इनमें से किस नियम का प्रयोग किया जाता है। प्रेरित धारा की दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है, धारा की बात नहीं, प्रेरित धारा की यहाँ पे बात हो रही है। बहुत ही कई बार कई शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। ये देखिए फ्लेमिंग के जो दो नियम है, देखिए दोस्तों, एक राइट हैंड, एक लेफ्ट हैंड। तो यहाँ पे देखिए जो दाएं हाथ का जो नियम, सॉरी जो बाएं हाथ का जो नियम है वो क्या कहता है, यदि हम अंगूठा, अपनी जो तर्जनी और मध्यमा, इनको हम एक दूसरे के लंबवत रखते हैं, तो अंगूठा क्या बताएगा, बल की दिशा को बताएगा, ठीक है। तर्जनी क्या बताएंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और जो मध्यमा वो धारा बताएगी। लेकिन यहाँ पे देखिए फ्लेमिंग का जो दाएं हाथ का नियम वो क्या कहता है, सेम इसी प्रकार से इनको तीनों को 90 डिग्री में रखने पर क्या होता है, जो अंगूठा होगा वो तो क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ कंडक्टर, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएंगी तर्जनी, और जो बीच वाली उंगली है वो क्या बताएंगी, ईएम यानी कि धारा बताएगी। यानी कि इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, यानी जो राइट हैंड नियम है वो क्या बताता है, प्रेरित धारा की दिशा बताती है। प्रेरित धारा कौन सी, जो मिडिल वाली जो हमारी फिंगर होती है ना, वही बताती है, ठीक है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी मानव कोशिका अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है, कौन सी मानव कोशिका आकार बदलने की क्षमता रखती है। इसका राइट आंसर है दोस्तों WBC, जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती है, क्या होती है दोस्तों, ये अपना आकार बदलने की क्षमताएं रखती है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है। कार के रियर व्यू दर्पण के रूप में प्रयुक्त एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 2 मीटर है, यानी कि रियर व्यू के लिए हम उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। यदि कोई बस दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। इस यहाँ पे देखिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगाना है, ठीक है, दर्पण सूत्र ही लगाना है। आपको पता है कि दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर क्या होता है, 1/v प्लस 1/u, ठीक है।
यहाँ पे देखिए दोस्तों फोकस कितने दे रही, एफ की वैल्यू दे रखी है 2, जो उत्तल दर्पण है तो फोकस इसकी प्लस में रहेगी, और यू की वैल्यू क्या दे रखी है -3 है। ठीक है, डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर देंगे दोस्तों, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, v की वैल्यू आ जाएगी 6/5। ठीक है, इसको आप जब डायरेक्ट इसमें सिंपल सी वैल्यू पुट करनी थी, तो v की वैल्यू 6/5 यानी कि कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 पॉइंट क्या हो जाएगा 2 मीटर। ठीक है, 1.2 मीटर प्लस में, यानी कि जो प्रतिबिंब है दोस्तों कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब इसका कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, 1.2 मीटर की दूरी पर। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, इसमें क्या बोला है, यदि हम डैश में अमोनिया का विलयन मिलाते हैं तो एक सफेद अवक्षेप बनता है, यानी पीपीटी बनती है। इसमें इसमें देखिए दोस्तों एक रिएक्शन है दोस्तों, इसमें कौन सी रिएक्शन है दोस्तों, डायरेक्ट रिएक्शन है कि AlCl3, ठीक है, पानी की उपस्थिति में। ठीक है, तो इसमें हम क्या डालते, अमोनिया इसके साथ इसकी रिएक्शन की जाती है तो क्या बनता है, AlOH का होल थ्राइस प्लस NH4Cl। ठीक है, तो जो ये AlOH का होल थ्राइस है, इसको ये पीपीटी एक व्हाइट कलर की पीपीटी बनती है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये कौन सी पीपीटी बन जाएगी दोस्तों, किसकी उपस्थिति में बनती है, AlCl3 विलयन की उपस्थिति में ये पीपीटी बनती है। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, इसमें वाटर भी यूज किया जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला, पानी का रंग किसके कारण नीला होता है, प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण ही पानी का रंग नीला होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों जिसकी वेवलेंथ जितनी ज्यादा होती है उसका प्रकीर्णन उतना ही क्या होता है, कम होता है। जैसे रेड है, रेड जो लाल रंग है उसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है। इसी प्रकार यदि हम बैंगनी कलर की बात करते हैं, बैंगनी कलर की जो वेवलेंथ है दोस्तों क्या है, बहुत कम है, इस बहुत कम है। ठीक है, इसलिए इसका प्रकीर्णन क्या होता है, ज्यादा होता है। नीला रंग भी, नीले रंग की वेवलेंथ भी बहुत कम है, जिससे इसका प्रकीर्णन भी सबसे ज्यादा होता है, बैंगनी और नीला। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, दी गई द्विविस्थापन अभिक्रिया में ए और बी के स्थान पर क्रमशः क्या आएगा। जो ये अभिक्रिया दे रखी है यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभिक्रिया, ये अभिक्रिया है। यहाँ पे ए और बी के बारे में बताइए, ए और बी कौन सा, इसमें जो है कौन, ए और बी क्या है इसमें। ठीक है, ये हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों इसके रिएक्शन में आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जो ये रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन है। ये द्विविस्थापन जो अभिक्रिया होता है इसे हम क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया भी बोलते हैं। तो ये दोस्तों जो रिएक्शन है ये KBr, ठीक है, प्लस AgNO3। ठीक है, इसकी रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा AgBr, बहुत ही सिंपल है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया, और KNO3। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जो ये Br था ये किसके साथ, इसको ये विस्थापित हो गया किसके साथ, NO3 के साथ। जो ये K है ये किसके साथ, सॉरी, जो KBr है, K है दोस्तों, ये NO3 के साथ हो गया, और Ag है वो Br के साथ हो गया, यानी कि दोनों के द्विविस्थापन अभिक्रिया की यही खासियत होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, Ag है, B HNO3 है, क्या दोस्तों, B HNO3 है, सॉरी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या पूछा गया है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में ए और बी के स्थापन क्रमशः क्या आएगा। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया यहाँ पे इसमें बताना है कि ए क्या है और बी क्या है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या बन रहा है, फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा है, AgBr और KNO3 बन रहा है फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें देखिए दोस्तों Ag और Br, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए रिएक्शन देखिए इसकी क्या हो जाएगी, इसकी रिएक्शन हो जाएगी दोस्तों इस प्रकार से, AgNO3 प्लस KBr। ठीक है, इसकी ये AgNO3 और KBr इसकी रिएक्शन कराएंगे, जब इसके आपस में रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, KNO3, ठीक है, प्लस AgBr हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3 दोस्तों इसका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस जीव में लिंग निर्धारण या लिंग निर्धारण आनुवांशिक रूप से नहीं होता है। बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। तो किसका जो लिंग निर्धारण है जेनेटिक रूप से नहीं होता है, आनुवांशिक रूप से नहीं होता है। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, जो घोंगा होता है, जो ये स्नेल होता है दोस्तों, ये स्नेल, ये क्या है दोस्तों, ये स्नेल है। ठीक है, इसका जो लिंग निर्धारण होता है वो आनुवांशिक रूप से नहीं होता है।
इसका लिंग निर्धारण किस पर डिपेंड करता है? उसके वातावरण पर डिपेंड करता है। देखिए दोस्तों, इसका एक खासियत होता है, ये जो घोंघा है यदि किसी मादा के साथ चिपकेगा तो ये क्या बन जाएगा? नर बन जाता है। अदरवाइज अगर ये नहीं चिपकेगा किसी मादा के साथ तो ये क्या रहेगा? मादा ही बना रहेगा। ठीक है, आइए दोस्तों नेक्स्ट देखिए। प्रोपीन यौगिक की सजातीय श्रेणी समजातीय श्रेणी का अगला चौथा सदस्य कौन सा होगा? प्रोपीन की बात हो रही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, प्रोपीन यानी कि सेकंड जिनमें डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या होता है? एल्किन एल्किन की बात है, CnH2n इनका सामान्य सूत्र होता है। ठीक है, तो प्रोपीन कौन से नंबर में आता है? मेथेन प्रोपीन 4 नंबर में आता है। 5वें नंबर की बात हो रही है तो एन की जगह हम 5 रख देंगे, C5। ठीक है, प्रोपीन यौगिक की समजातीय श्रेणी का अगला चौथा सदस्य पूछा इसमें। मेथेनेथन प्रोपीन ब्यूटेन मेथेनेथन प्रोपीन, सॉरी चौथा पूछा है ना, तो चौथा देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए दोस्तों क्या पूछा है? प्रोपीन यौगिक की समजातीय श्रेणी का अगला चौथा सदस्य पूछा है। प्रोपीन देखिए क्या है दोस्तों? एल्कीन है दोस्तों ये। ठीक है, यानी कि इनका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। ठीक है, अब एन चौथा पूछा है तो एन की जगह हम 4 रख देंगे तो C4H क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका देखिए दोस्तों, जो एल्केन होते हैं दोस्तों, एल्केन क्या होता है? इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ठीक है, इनमें सिंगल बॉन्ड होता है। एल्कीन होता है CnH2n, इनका सामान्य सूत्र होता है, इनमें डबल बॉन्ड होता है। और जो एल्काइन होता है ये होता है CnH2n-2, इनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 कि दो तार है ए और बी, एक ही पदार्थ से बने हैं, यानी कि इनका घनत्व तो सेम रहेगा और उनकी लंबाइयां भी समान है। ठीक है, किंतु अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी जो ए है ये क्या डिफरेंट है। ठीक है, यदि तार ए का प्रतिरोध तार बी के प्रतिरोध का 16 गुना के बराबर है तो तार ए और तार बी के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, हमें पता है दोस्तों कि जो आर बराबर क्या होता है? रॉ एल अपॉन ए है। ये जो वैल्यू है, रॉ की वैल्यू दोनों में सेम है क्योंकि एक ही पदार्थ से बना है। ठीक है, ये मायने नहीं रखता कि पदार्थ बड़ा है छोटा है, अगर एक ही पदार्थ है तो घनत्व तो सेम ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसमें क्या बोला है, क्वेश्चन के हिसाब से क्या है इसमें, इसमें पूछा गया, इसमें बोला गया कि जो ए तार का जो प्रतिरोध है ना वो किसके जो तार भी है ना उसके प्रतिरोध का 16 गुना है। ठीक है, ये पूछा है इसमें। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आर बराबर मैंने बताया, आर बराबर रॉ एल अपॉन ए होता है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? ये पहली तार के लिए रॉ तार एल की लंबाई, पहली तार की लंबाई और ए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 16 इंटू रॉ बी एल बी अपॉन ये दूसरी तार की बात है इसलिए हम बी हम दूसरी तार के लिए डिनोट करें ना, ए बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये दोनों क्या है इसमें? सेम है, लंबाई भी सेम है, घनत्व भी सेम है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तार ए की जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और तार बी है जो उसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/16, यानी कि इनका रेशियो हो जाएगा 1:16, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक छात्र किसी गोलीय दर्पण का उपयोग करके एक कागज पर सूर्य का एक स्पष्ट प्रतिबिंब फोकस करता है जो कुछ समय बाद जलने लगता है। दर्पण के बारे में कौन सा कथन सही है? दर्पण की बात हो रही है यहाँ पे दोस्तों, लेंस की बात नहीं हो रही है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो देखिए दोस्तों, जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे हम अभिसारी लेंस भी बोलते हैं। ठीक है, सॉरी अभिसारी दर्पण, लेंस में अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं, इनका दोनों का नाम सेम है। ठीक है, एक ही नाम है। अवतल दर्पण होता है जो क्या करता है, सूर्य सूर्य की जो किरणें होती है ना उनको क्या करता है, एक जगह क्या करता है, फोकस करता है। जितनी भी किरणें आ रही है, सनरे जितनी भी आ रही है उनको क्या करेगा, एक ही जगह इकट्ठी करेगा। ठीक है, तो इसलिए एक जगह इकट्ठी करेगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा और आग लग जाएंगे उस कागज में। ठीक है, तो ये जो गोलीय दर्पण है एक तो ये अवतल दर्पण है, सॉरी गोलीय जो दर्पण है क्या है, अवतल दर्पण है। ठीक है, और ये क्या है, अभिसारी दर्पण भी, यानी कि इसका जो नाम है अभिसारी भी, इसका एक अदर नाम भी है। इसको अभिसारी क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है। लेकिन इनकी जो जो अवतल जो दर्पण है इसकी फोकस दूरी धनात्मक नहीं होती दोस्तों, इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये उत्तल
ये उत्तल लेंस है, ठीक है। इससे ये क्या करता है, 6 प्रतिबिंब बनाता है। अगर आपको इन सभी प्रतिबिंबों को शॉर्ट ट्रिक में चाहिए तो वीडियो देख लेना, पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा कि उत्तल लेंस के जो प्रतिबिंब है वो कहाँ कहाँ बनते हैं। आइए दोस्तों आगे देखिए, निम्न में से कौन सी विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई दोस्तों कौन सी है, किलोवाट घंटा, ठीक है। विद्युत, इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी स्थितियां संभव है। कौन सी स्थितियां दोस्तों संभव है, चुंबक के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन है। दोस्तों देखिए, जितने भी रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन आए हैं मैक्सिमम एनसीईआरटी से ही आए हैं, ठीक है। तो आप कोशिश करना एनसीईआरटी की किताबों को ही पढ़ना, अच्छे से रिवाइज करना, थोड़ा नोट्स बनाना, शॉर्ट नोट्स, सब कुछ अच्छा आसानी से सारे के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। ये क्वेश्चन डायरेक्ट 10th क्लास से पूछा गया कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है क्या हो सकती है, एक दूसरे के समांतर हो सकती है, ठीक है। चुंबकीय बल रेखाएं संकेंद्रित वृत्त हो सकती है, ये भी ऑप्शन सही है, संकेंद्रित वृत्त भी हो सकती है, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं मान लीजिए ये नॉर्थ है, ये साउथ पोल, तो ये क्या करेगी, इधर से जाएगी इधर से जाएगी, एक प्रकार का गोला मतलब गोल एक संकेंद्रित वृत्त टाइप का बना रही है। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के प्रतिच्छेद करती है, ऑप्शन सी इसका गलत है, कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, बहुत ही सिंपल है। तो ए और बी ऑप्शन है इसका क्या दोनों दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, किसकी बात हो रही है दोस्तों, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की बात हो रही है, ठीक है। मतलब ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कहाँ पे नहीं होता है, पेयजल को कीटाणु मुक्त, जल को शुद्धिकरण में तो होता है, बिल्कुल होता है। सोडा एसिड अग्निशमकों में इसका यूज होता है, बिल्कुल होता है। कई रासायनिक उद्योगों में भी इसका यूज होता है, ठीक है। जैसे आपका वस्त्र उद्योग हो गया, कागज उद्योग हो गया। लेकिन दोस्तों जो केक बेकिंग होता है इसमें इसका इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। तो किस में नहीं होता है, केक बेकिंग, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 4 ये राइट गलत आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक प्रकाश किरण दो माध्यमों को पृथक करने वाले एक इंटरसेप्ट पर उसके अभिलंब के अनुदिश आपतित होती है। आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच का कोण कितना होगा। अब इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया कि एक प्रकाश की किरण है, ठीक है, मान लीजिए कोई सरफेस है, प्रकाश की किरण है दोस्तों, क्या हो रही है, अभिलंब के अनुदिश आ रही है, ये अभिलंब होता है, ठीक है। अब इसी के अनुदिश प्रकाश की किरण भी आ रही है, तो यहाँ पे कोण कितना बनेगा, कोण यहाँ पे 0 डिग्री का बनेगा, ठीक है, एंगल हो जाएगा 0 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गर्भ निरोधक तकनीक जो गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं के फेगोसाइटोसिस फेगोसाइटोसिस को बढ़ाती है, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कॉपर टी बोलते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, जो कॉपर 2+ होता है ना, ये क्या करता है, जो शुक्राणु है ना उनकी गति को कम कर देता है, क्या करता है, शुक्राणु की गति को कम कर देता है, ठीक है। तो कॉपर टी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत में निम्न किन दो तत्वों के गुण समान पाए जाते हैं। न्यूलैंड का जो अष्टक सिद्धांत था दोस्तों, इसने बताया था कि मतलब इन्होंने संगीत के 7 सुर के आधार पर ही मतलब ये क्या दिया था, अपना एक नियम दिया था। इन्होंने बताया था कि पहले और जो 8वां जो तत्व होगा ना उनके गुणों में समानता पाई जाएगी, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम ये था, जैसे 7 इन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 इन्होंने तत्वों को मतलब एक प्रकार से सेटअप किया। तो पहले और 8वें का इसकी क्वालिटी सेम है, लिथियम सोडियम की सेम है, बेरियम मैग्नीशियम बेरियम और मैग्नीशियम की सेम है, बोरॉन एल्यूमिनियम की सेम है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लिथियम और सोडियम, ठीक है, इसमें समानता ही पाई जाती है न्यूलैंड के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है दोस्तों, क्यों पड़ती है दोस्तों, क्योंकि जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है उसको फॉलो करना पड़ेगा। जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो किसने दिया था, लेवोसियर ने दिया था, उन्होंने बताया था कि द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, हम इसको परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसको फॉलो करना पड़ेगा, अगर इनको संतुलित नहीं करेंगे समीकरणों को, रासायनिक समीकरणों, तो ये रूल फॉलो नहीं हो पाएगा, ठीक है, अमान्य रूल हो जाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन 3 राइट आंसर है, द्रव्यमान संरक्षण के नियमों को संतुष्ट करने के लिए। ओके, यानी जो द्रव्यमान हमेशा क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समूह 16 के निम्न में से किस तत्वों में सर्वाधिक अधात्विक गुण होते हैं। समूह 16 में देखिए क्या हो दोस्तों, ऑक्सीजन, ठीक है, कौन कौन से होते हैं, सेलेनियम, ठीक है,
सल्फर, और कौन सा होता है दोस्तों, टेलुरियम, पोलोनियम। ठीक है, ये इसमें तत्व होते हैं। जो ऑक्सीजन होता है दोस्तों अधातु होता है। ठीक है, और सेलेनियम और जो टेलुरियम है ये क्या होते हैं दोस्तों, उपधातु होते हैं। ठीक है, और जो पोलोनियम होता है ये धातु होता है। ऑक्सीजन और सल्फर अधातु होते हैं। तो सर्वाधिक अधातु गुण इनमें से किसका है, सर्वाधिक अधातु गुण इनमें जो समूह 16 होते हैं इनमें ऑक्सीजन का सर्वाधिक अधात्विक गुण होता है। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित अभिक्रिया, संतुलित यानी कि आपको ये रिएक्शन इसको संतुलित करनी है। कैसे आप इसको दोस्तों संतुलित करेंगे, देखिए रिएक्शन सेम है, हमें क्या करना दोस्तों, जो अभिकारक और उत्पाद होते हैं ना उनको मतलब बैलेंस करना होता है। देखिए यहाँ पे देखिए बेरियम है, बेरियम यहाँ पे भी 1 है, क्लोरीन का यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, सल्फर का देखिए यहाँ पे सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों कौन सा इसमें ऑप्शन थर्ड में देखिए, ऑप्शन थर्ड इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मैं आपको बताता हूँ, बड़े इस पेज में लिख के देता हूँ। जो रिएक्शन है दोस्तों ये हो जाएगी बेरियम सल्फेट, ठीक है, प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट का होल थ्राइस। ठीक है, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सभी के परमाणु सेम करने पड़ेंगे। तो आप परमाणु काउंट करके क्या कर सकते हैं, अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं। दोनों सब जगह सेम होने, दोनों साइड अभिकारक और उत्पाद दोनों के जो परमाणु होते हैं उनकी संख्या समान होनी चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, उस अभिक्रिया को संतुलित मानते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 है, कार्बन C4 प्लस आयन बनाने में असमर्थ क्यों होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है। तो देखिए दोस्तों जो कार्बन होता है इसके परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 इसका परमाणु क्रमांक होता है। ठीक है, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p2। इसमें देखिए दोस्तों क्या होता है, इसकी जो संयुक्ता 4 होती है। ठीक है, तो ये क्या करता है दोस्तों, इसको 4 इलेक्ट्रॉन देने के लिए क्या होती है, बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए सोचता है कि 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24, एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होने वाली प्रकाश किरणों के लिए विचलन कोण डैश के बीच बनता है। जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो कहाँ पे बनता है, मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ। ये प्रिज्म है दोस्तों, ठीक है, ये यहाँ से क्या जा रही है, आपतित किरण जा रही है। ये क्या है दोस्तों, एक विरल माध्यम है, ये अंदर जाके क्या हो जाएगा, सघन माध्यम हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों क्या होता है, जब प्रकाश विरल से सघन की ओर जाता है तो क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाता है। यानी कि ये प्रकाश क्या होता है दोस्तों, ये प्रकाश को इधर जाना था, ठीक है, इस साइड जाना था, लेकिन सघन में जा रहा तो क्या ये अभिलंब है, क्या हो गया, इस साइड झुक गया ये। ठीक है, अब यहाँ पे सघन से जब विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर जाएगा। ठीक है, तो ये आपतित किरण है, ये जो बाहर निकल रही किरण ये निर्गत किरण है। जो एंगल ऑफ डेविएशन बनता है वो यहाँ पे बनता है, यानी कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में ही क्या बनता है, एंगल ऑफ डेविएशन यानी विचलन कोण बनता है। कहाँ बनेगा, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है कि पादप कोशिकाओं में मौजूद डैश की कमी, डैश की मात्रा संचलन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर जल हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर जल है। और दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आपके लिए आज का होमवर्क है, आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों। अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और दोस्तों अगर आपको ये सारी की सारी बुक्स पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो भी आप हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, और पीडीएफ फॉर्म में सारी की सारी बेस्ट बुक आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।